दोस्तों आज हम लोग चले आते हैं फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन। हमारा फिजिक्स का शुरुआती बोला जाएगा यहाँ से 11 12 इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट, उसमें भी आप लोग को बहुत ही जरूरत लगेगा इस चैप्टर का। क्या चैप्टर था ना? चैप्टर क्लास 11 का 4th नंबर चैप्टर था, मोशन इन अ प्लेन। इसी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, और ये वेक्टर देखिएगा हर एक जगह पे आप लोग को इस्तेमाल में लगाना जरूरत हो रहा है। क्लास 11 में सीखना है लेकिन इस्तेमाल तो करना है ज्यादा 12 में जाके, और जेई नीट के सवालों में आप लोगों को उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। तो हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे क्या है वेक्टर, कैसे उसको सोचेंगे, कैसा उसका एप्लीकेशंस करेंगे। तो हमारा ये जो सीरीज चलेगा ये चलेगा मोशन इन अ प्लेन वेक्टर के ऊपर। तो वेक्टर समझने से पहले पहले समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं ना। जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पाते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजरेबल आर कंसिडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। एक होगा स्केलर और दूसरा होगा वेक्टर। अब बोलेंगे किसको क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? तो एक चीज ध्यान में रखिए कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट का। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है ना? होता है मैग्नीट्यूड। यहां पर भी क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बोले तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। किसी भी मेजरमेंट का तो कोई एक वैल्यू होता है। मान लो कोई लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 10 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू कह रहे हैं 5, 2, 10, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड स्केलर में भी रहेगा, वेक्टर में भी रहेगा। स्केलर वेक्टर दोनों में ही हम लोग का इस्तेमाल होगा मैग्नीट्यूड। अब स्केलर में कोई डायरेक्शन का बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता। डायरेक्शन नहीं रहेगा कहाँ पे? स्केलर में। लेकिन जब भी वेक्टर कहेंगे उसमें क्या आएगा? हमारा डायरेक्शन आएगा ही। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, और जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा वो हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन जहां पे इस्तेमाल ना होगा वो होगा स्केलर, जहां पे डायरेक्शन का इस्तेमाल रहेगा वो हो जाएगा वेक्टर। सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर बात खड़ा हुआ है। मैग्नीट्यूड दोनों के पास आएंगे, लेकिन जिसके पास डायरेक्शन वो स्केलर, जिसके पास डायरेक्शन नहीं रहेगा वो हो जाएगा वेक्टर। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल कहां कहां पे होता है। बोले पहला, बोले देखिए स्पीड। स्पीड हम लोग क्या कहते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या हो सकता है ना? डिस्टेंस। बोले 10 मीटर। और क्या हो सकता है? बोले वॉक डन। क्या बोलेंगे? बोले 10 जूल। ये जो है यहाँ पे देखिए कहीं पर भी डायरेक्शन बोलने का हम लोग को जरूरत नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, और उसके साथ यूनिट को, क्योंकि यूनिट ना देंगे तो मेजरमेंट ही नहीं होता है। जो नॉन क्वांटिटी के साथ हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको ही कहते हैं यूनिट। तो यूनिट के साथ ही मेजरमेंट आता है। तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू विथ यूनिट इज कंसिडर्ड एज मैग्नीट्यूड, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई बात नहीं है, इसको कहेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अब गाड़ी ए से बी तक जा रहा है कि बी से ए तक जा रहा है, स्पीड का कोई चेंजेस नहीं है। स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, बस दैट्स इट। ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, जहां पे आपको डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं। और एक तो मजेदार स्टोरी यहाँ पे आप लोगों को कहते हैं। सोचिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका वजन कितना है,
आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा 40 केजी, कोई 45 केजी, कोई 50 केजी। आप बोलो ये क्या आप डायरेक्शन करके मेजर किए थे कि कभी सीधा खड़े होके, कभी उल्टा खड़े होके, कब दाहिनी ओर मुड़ के, कभी बाईं ओर मुड़ के, क्या मेरा रिजल्ट अलग आएगा? आंसर है एकदम नहीं। हम इधर भी जाए, इधर भी जाए कि इधर भी जाए, वैल्यू तो हमारा वही जो है 50 केजी या 60 केजी या 70 केजी वही आएगा। मतलब इसका वैल्यू डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। अब जो वैल्यू डायरेक्शन के साथ नहीं है, मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वही क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा मास भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी 50 केजी, इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी का व्यू। बोले तो फिर वेक्टर क्वांटिटी कौन सा आएगा? बोले देखिए वेक्टर क्वांटिटी होगा पहला वाला ही, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब 10 मीटर AB डायरेक्शन। मतलब शुरुआत कहां से किए थे? बोले ए से। कहां खत्म किए? बोले बी पे। तो ये मेंशन करना जरूरी। बोले क्यों मेंशन करेंगे? बोले देखिए एक एग्जांपल सबसे वो समझाते हैं। मान लेते हैं हमारा दोस्त ए पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट करता है, बी पॉइंट में आता है, वहां से सी पॉइंट तक जाता है। तो ये उसका ए टू बी था 4 मीटर और बी टू सी था 3 मीटर और ए से सी डायरेक्ट था हमारा 5 मीटर। अब इसका डिस्टेंस कितना था? बोले इसका डिस्टेंस था 4 + 3 7 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? अब बोले डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं ना? बोलते हैं दैट द स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो सबसे छोटा पाथ होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोले 5 मीटर AC डायरेक्शन। बोले क्यों? बोले देखो शुरुआत कहां से किए थे? इनिशियल पॉइंट था ए, फाइनल पॉइंट था सी। ए से अगर इधर से सी में आएंगे तो हमारा 7 मीटर हो जाएगा, सीधा आएंगे तो हमारा 5 मीटर हो जाएगा। तो बताए थे क्या? द स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इस AC को ना लिखें तो क्या दिक्कत होगा? बोले कहां से कहां जा रहे हैं वही तो पता नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट पकड़ेंगे तो ये 3 मीटर होगा, 3 4 5 में तो 3 सबसे छोटा है तो BC, तो फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर कहना चाहिए था, स्मॉलेस्ट पाथ यही था। बोले लेकिन ये तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में नहीं था, ये उसके बीच का कोई अलग पॉइंट आ जाता है। तो इसीलिए कहां से शुरू कर रहे हैं और कहां खत्म कर रहे हैं ये मेंशन करना जरूरी होता है। और जब भी इसको हम लोग मेंशन करते हैं, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया तो ये क्वांटिटी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे करके हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बोलने का कोई जरूरत नहीं, कहां से कहां गए थे, कितना गए थे, बस वही काफी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी कहेंगे कहां से शुरू कर रहे हैं कहां खत्म, वो बोलना जरूरी है। उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे करके हम लोग स्केलर और वेक्टर और एक एग्जांपल्स भी दे देते हैं, लाइक वेलोसिटी। इसका क्या रिजल्ट होगा? बोले 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। मतलब ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहे हैं। तो ये हो गया, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन किए, मैग्नीट्यूड मेंशन किए। बोले और क्या हो सकता है? बोले एक्सीलरेशन हो सकता है। बोले इसका क्या होगा? बोले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। मतलब नीचे से ऊपर कोई बॉल हम लोग फेंक रहे हैं तो उसका बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है? अपवर्ड में उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ सकता है। तो ये सारे हो गए हमारे स्केलर क्वांटिटी और ये हो गए हमारे वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू का और यूनिट कहना जरूरी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जब भी कहेंगे देखिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन कहना भी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब आते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। एक वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। जब भी किसी चीज में वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर मतलब क्या था हमारा, मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन था। तो हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऐसे एरो से। ये लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एरो हेड ये सब समय रिप्रेजेंट करता है इसको ना, उसके डायरेक्शंस को। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर, लाइक फोर्स, फोर्स एफ लिखा है और उसके ऊपर ऐसे एरो दे देंगे, मतलब ये हो जाएगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। मतलब फोर्स का वैल्यू क्या है ना, बोल 10 न्यूटन ईस्ट, मतलब 10 न्यूटन ये लेंथ है और डायरेक्शन कौन सी ओर है, ईस्ट की ओर। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये जो लेंथ, लाइन का जो लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है ना, कौन से साइड में ये जा रहा है, एरो हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन के ये स्टार्टिंग पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल, और जहां पे एरो दिया रहता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड। टेल और हेड ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कभी भी किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। कोई भी मैग्नीट्यूड जब भी लिखने का जरूरत हो इसको क्या करना है, ऊपर में एरो देना है। जैसे अगर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, बोला क्या ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगा, आंसर है नो। यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, वेलोसिटी के ऊपर हम लोग को क्या करना है, एक तो एरो बिठा देना है, तब जाके ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये एरो ही वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। और जब भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहा मतलब ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग उस अल्फाबेट के ऊपर ये एरो हमेशा ही देंगे। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। दोस्तों आप वेक्टर के थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने समझ लिया, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं। कितने किस्म के हमारे पास वेक्टर अवेलेबल होते हैं, तो क्या क्या मिलेंगे, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। हम लोग आएंगे डिटेलिंग में सारे के, एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो हमारा पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर। क्या दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, बोले हाँ हमेशा ही हो सकते हैं। बोले कैसे, बोले मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है ना, 5 मीटर ईस्ट, बोले बी वेक्टर क्या है, बोले सेम 5 मीटर ईस्ट। मतलब अगर दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं, समझ लीजिए फिर से एक बार, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अगर सेम होते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। मतलब इक्वल वेक्टर में हम लोग क्या मिलेगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन रहा तो हम लोग उसको कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स जैसे कि ए और बी, सो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर का आइडिया। तो अनइक्वल वेक्टर क्या होगा, अब मान लो ऐसे करके अगर होगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 मीटर ईस्ट और बी वेक्टर इक्वल्स टू 5 मीटर नॉर्थ। अब क्या बोलोगे, ये दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे, बोले नहीं। बोले क्यों, क्योंकि ए वेक्टर अगर ऐसे रिप्रेजेंट होगा तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन आएगा बी वेक्टर का। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, एक का ईस्ट तो एक का नॉर्थ, ये अनइक्वल वेक्टर्स है।
बोले कोई और एग्जांपल हो सकता है, बोले हाँ ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू 10 मीटर ईस्ट और बी वेक्टर इक्वल्स टू 15 मीटर ईस्ट। बोले यहाँ पे डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है। ये भी क्या होंगे ना, अन इक्वल वेक्टर्स। यहां पर भी दोनों वेक्टर क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग है। तो दोस्तों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनमें से दोनों ही या कोई भी एक अगर अलग हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहे तब हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। ये हो गया हमारे इक्वल और अनइक्वल वेक्टर। अब चले आते हैं पैरेलल। इक्वल अनइक्वल तो हम लोगों ने समझ लिया। अब पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं? बोले अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहा तब हम उसको क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। हाँ एक चीज समझ में रखिएगा, पैरेलल वेक्टर बता रहे हैं मतलब दोनों का लेंथ इक्वल होगा ऐसा कोई बात नहीं, लेंथ अलग हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डायरेक्शन अगर सेम रहा तब हम उसको क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड अलग हो कोई दिक्कत का बात नहीं। तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर। और एक चीज, पैरेलल वेक्टरों के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, बोले 0 डिग्री होगा। तो ऐसा ही हमारा रहेगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का फिर क्या होगा ना, एंटी पैरेलल का होगा ये जो डायरेक्शन में रहेगा ये उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बोले 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक बॉडी अगर ईस्ट की ओर जा रहा है तो दूसरा बॉडी क्या होगा, वेस्ट की ओर जाएगा। एक बॉडी अगर नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरा क्या होगा, साउथ के डायरेक्शन में जाएगा। तब हम इन दोनों वेक्टरों को क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हुए तो एंटी पैरेलल, दोनों अगर सेम डायरेक्शन हुए तो पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में थीटा 0 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कोई बात नहीं है, मैग्नीट्यूड जो कोई हो सकता है, कम ज्यादा कोई दिक्कत का बात नहीं। पैरेलल एंटी पैरेलल सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। ये हो गया हमारा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब चले आते हैं हमारा पांचवा पॉइंट। अब ये हो गया इक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल। अब आगे कोलिनियर। कोलिनियर इसका मतलब क्या होता है ना, सेम लाइन। अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में प्रेजेंट रहा तब हम इन दोनों वेक्टरों को क्या कहेंगे, कोलिनियर। जैसे कि हम लोग कोई मंदिर में घुसते हैं, जो लाइन बनाते हैं एक के पीछे एक जाते हैं, तो वो होता है क्या, कोलिनियर। मान लीजिए गाड़ियां चल रहे हैं एक के पीछे एक, वो क्या हो गया, कोलिनियर। रेल में जो बॉगीज रहते हैं वो एक के पीछे एक लगा हुआ रहता है, ये क्या हो गया, बोले कोलिनियर। क्योंकि सब अलग अलग पीसेस हैं लेकिन सेम लाइन में है। तो अगर डिफरेंट वेक्टर्स एक ही लाइन में प्रेजेंस रहते हैं उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो ये हो गया हमारा कोलिनियर वाला पार्ट। अब आते हैं कोप्लैनर में। कोप्लैनर, कोप्लैनर वेक्टर इसका मतलब क्या है, प्लैनर क्या आता है, मतलब प्लेन से आता है। प्लेन, मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है क्योंकि इसका एक लेंथ है और ब्रेथ है। लेंथ ब्रेथ मिला के जो एरिया बनता है इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन। अब मान लो दो वेक्टर, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर ऐसे करके है, तो देखो दोनों ही क्या इस बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, बोले हाँ। तो ये क्या हो गए, बोले कोप्लैनर वेक्टर, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। बोले ऐसा करके रहा, बोले तब भी सेम प्लेन में है, मतलब कोप्लैनर वेक्टर्स। बोले अगर इसको घुमा के ऐसा कर दें तो, बोले कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये क्या होगा, कोप्लैनर वेक्टर। अब अगर ऐसा करके रखे तो, बोले फिर भी एक ही प्लेन के, मतलब सारे के सारे देखिए किसी भी डायरेक्शन में हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक प्लेन, मतलब हमारे इस बोर्ड के ऊपर ही लाई हो रहे हैं। मतलब ऐसा रखे, ऐसा रखे, ऐसा करके घुमाए, कुछ भी करे, जो भी जगह हो, दोनों के दोनों क्या है, एक ही प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। मतलब इसको हम लोग कहेंगे कोप्लैनर वेक्टर।
दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी दो वेक्टर, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लानर, कोई भी दो वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, कोप्लानर ही रहेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में पकड़ो, ऐसा करके पकड़ो, ऐसा पकड़ो, या घुमा के ऐसा पकड़ो, जिस साइड में लेके जाओ, यह हमेशा एक ही प्लेन के ऊपर लाई होगा। तो ये हो जाएंगे हमेशा कोप्लानर। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन के ऊपर दोनों वेक्टरों को रहना चाहिए। इसलिए देखिएगा लाइट के एक चैप्टर में आप लोग पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब वही कॉन्सेप्ट है। ये रे आ रहा था, ये इधर से जा रहा था और ये नॉर्मल बन रहा था, तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर ही है, मतलब ये भी क्या है, कोप्लानर है। अभी दिखाते हैं कि तो फिर क्या दो वेक्टर का हमेशा तो बोले कोप्लानर होगा, तीन वेक्टर भी क्या हमेशा कोप्लानर होगा? आंसर है नहीं। तीन वेक्टर कोप्लानर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे इस पैटर्न को ही हम लोग फॉलो करके दिखाते हैं। देखिए तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर रहेंगे, ये हो गया हमारा कोप्लानर वेक्टर। तीन वेक्टर है, तीनों के तीनों क्या है, तीनों के मैग्नीट्यूड भी है, तीनों के डायरेक्शन भी है, मतलब वेक्टर्स है, लेकिन एक ही प्लेन के ऊपर है। ये हो गया हमारे कोप्लानर वेक्टर्स, तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लानर हो गए। लेकिन अगर ऐसे करके दो वेक्टर रहा, ये तो प्लानर कोप्लानर हुआ, लेकिन तीसरा वेक्टर अगर ऐसा रहा, बोले नहीं, इसको हम लोग कोप्लानर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तीसरा वाला वेक्टर इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं हो रहा है। तो तीन वेक्टर मिला के कोप्लानर हो भी सकते हैं, कोप्लानर नहीं भी हो सकते, दोनों केसेस ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो यह करके आ गया हमारा कोप्लानर का आइडिया, मतलब एक ही प्लेन में इसको एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, कोप्लानर वेक्टर बताएं। अब हो गया हमारा कोलिनियर भी हो गया, कोप्लानर भी हो गया। अब आते हैं कॉनकरेंट। कॉनकरेंट, कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है, बोले एक ही पॉइंट के ऊपर अगर एक्शन होगा, अगर सारे के सारे बॉडीज अगर एक ही पॉइंट के ऊपर एक्शन करेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकरेंट। मान लो ये एक बॉडी है जिसके ऊपर इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोले कॉनकरेंट वेक्टर्स, क्योंकि तीनों के तीनों का एक्शन पॉइंट क्या है, सेम है। बोले दूसरा, बोले इधर से भी कर सकते हैं, एक बॉडी इधर गया, एक बॉडी इधर गया, एक बॉडी इधर गया, तब भी हम इसको क्या कहेंगे, बोले कॉनकरेंट, क्योंकि तीनों के तीनों एक्शन कहां से हो रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से। ये ज्यादातर केसेस में हम लोग के फोर्स के इस्तेमाल में ही आ जाता है। एक बॉडी के ऊपर अगर तीनों डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है, क्या एक बॉडी को तीनों दिक से खींचा जा रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो ये हो गया हमारे कॉनकरेंट वेक्टर्स। अब आते हैं नेक्स्ट, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या जीरो हो सकता है? हाँ दोस्तों, हो सकता है। अब जीरो का मतलब क्या, बोलो मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड क्या है ना, जीरो है। किसी भी मेजरमेंट में अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो आता है, तब हम उसको जीरो वेक्टर कंसीडर करते हैं। बोले इसका डायरेक्शन तो फिर क्या होगा, इसके डायरेक्शन को कहा जाता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, बोले एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एनी डायरेक्शन, मतलब कोई भी बॉडी का अगर मैग्नीट्यूड जीरो होता है, लेकिन उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहा, कोई भी दिख हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, कुछ भी हो, एक डायरेक्शन रहा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन में चला जाएगा, तब उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर सिग्निफाई करता है सिर्फ डायरेक्शन को, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। अगर हम खड़े हैं, मतलब अभी भी हमारा फेस किसी एक डायरेक्शन में है, लेकिन हमारा कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब उस हिसाब से मेरा मोशन जीरो है, मतलब मेरा मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो है, लेकिन मेरा एक डायरेक्शन है, मेरा
फेस, किसी एक डायरेक्शन की ओर दिखा दे रहा है। मतलब ये हो गया हमारे क्या, जीरो वेक्टर। तो ये आ गया हमारे कॉन्करेंट जो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्शन करते हैं, और जीरो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्रेरी रहेगा, मतलब एनी डायरेक्शन। ये होते हैं जीरो वेक्टर। तो हमारा कॉन्करेंट वेक्टर भी हो गया, जीरो वेक्टर भी हो गया। अब बचा रहा लास्ट यूनिट वेक्टर। बेटे यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, किसको हम लोग यूनिट बोलते हैं? बोले यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यूनिट हम लोग पढ़ते हैं ना, यूनिट, टेंस, 100,000, तो यूनिट, यूनिट किसको बोलते हैं? बोले 1 को। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। बोले जैसे एक एग्जांपल बोलिए, बोले हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पकड़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को पकड़ लेते हैं 1 मीटर ईस्ट, 1 मीटर ईस्ट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ईस्ट है। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 रहा और उसका डायरेक्शन रहा, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे करके, इसको हम लोग ए कैप या ए हैट ऐसा बोल सकते हैं। जैसे हमारे सर के ऊपर कैप या हैट हम लोग पहनते हैं, ऐसे ही अल्फाबेट के ऊपर मतलब वेक्टर के ऊपर क्या देंगे, ऐसा कैप या हैट दिया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, यूनिट वेक्टर अगर ये दिया रहे तो समझेंगे इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और इसका कोई डायरेक्शन रहेगा, मतलब वो ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, ऐसा करके। इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर का जब इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में ऐसा करके लिख देते हैं एन कैप। एन कैप मतलब कोई भी वैल्यूज का हो सकता है। अगर एक्स एक्सिस के अगेंस्ट होगा तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई कैप। वाई एक्सिस के अगेंस्ट में अगर कोई डायरेक्शन रहा यूनिट वेक्टर का तो हम लोग उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अगेंस्ट में अगर रहा तो हम लोग उसको कहते हैं के कैप। तो ऐसे करके यूनिट वेक्टरों को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए हम लोग के कैप का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बॉडी का पोजीशन अगर हम लोग को बताया जाए, पोजीशन अगर बताया जाए ऐसा करके, तो हम लोग क्या समझेंगे ना, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस में इतने मैग्नीट्यूड लेके वो पॉइंट हमारा लाई करता है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आई के जे ये एक्सिसों के रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 5 आई कैप, इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 5 यूनिट। आई कैप सिर्फ डायरेक्शन को बता देता है जो कौन से एक्सिस के अगेंस्ट होगा, और 5 उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उस डायरेक्शन में हम लोग कितने स्टेप्स आगे जाएंगे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो इतने ही टाइप्स हम लोगों के वेक्टर्स में मिलेंगे। टोटल 9 टाइप्स हम लोगों ने देखा, इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लानर, कॉन्करेंट, जीरो और लास्ट में यूनिट वेक्टर। तो ये होंगे हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर के आइडियाज।